नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील देग मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टच क्लासेज में आपका फिर स्वागत करता हूं। हमारी हिंदी की पहली क्लास को इतना प्रेम व समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले वीडियो में आपने स्वर और उनका विभाजन पढ़ा, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आज हम आगे वर्णों के दूसरे प्रकार व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। सेम उसी प्रकार से पहले व्यंजन की परिभाषा जैसे स्वर की दी थी, उसके बाद जैसे स्वरों का वर्गीकरण किया था, विभाजन किया था, वैसे हम व्यंजनों का विभाजन करेंगे। तो सबसे पहली बात एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये कुल 44 होते हैं प्रकार। तो 44 में कितने चौके बताए थे मैंने? दो प्रकार के होते हैं, पहले स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33। स्वर किसे कहते हैं? 11 कौन कौन से होते हैं हम पढ़ चुके। आज हम देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और ये 33 कौन कौन से होते हैं और इनका विभाजन क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस व्यंजन को क्या कहते हैं। तो व्यंजन है शब्द से ही, हमें देखो कोई भी चीज रटना नहीं है, हिंदी है, हिंदी के जो शब्द हैं वो शब्द ही हमें बता देते हैं कि हम क्या हैं। तो ये शब्द है, यही परिभाषा हमें दे देगा कि व्यंजन किसे कहते हैं। कैसे बना शब्द, कैसे बना? संधि शब्द है, टुकड़े करेंगे, उन टुकड़ों का अर्थ लेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो हमारे सामने परिभाषा होगी। संधि विच्छेद शब्द का करते हैं तो वी जोड़ अंजन होता है। अंजन के भी आगे टुकड़े होते हैं, धातु निकलती है अंज और प्रत्यय लगा है अन। तो इनसे मिलकर के वी उपसर्ग अंज धातु और अन प्रत्यय से व्यंजन शब्द बना है। वी का अर्थ विशेष, अंज का अर्थ अभिव्यक्ति, अंज का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। प्रत्यय है अन, इन प्रत्ययों के स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होते, ये शब्द में जोड़ करके उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं या कभी कभी रोचकता ला देते हैं, इतना ही काम करते हैं। तो अर्थ इन्हीं का निकलेगा, उपसर्ग और धातु का। उपसर्ग का अर्थ है या विशेष, अंश का अर्थ अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को कहते हैं बोलना। तो विशेष बोलना, विशेष बोलना। वाक्य बनाएं तो इसमें एक प्रत्यय जोड़ें, विशेषता से बोलना। विशेषता से बोलने का क्या मतलब है कि हम बोल नहीं पाते तो हमें सहायता की जरूरत, विशेष कुछ सामग्री की जरूरत होती है। कोई आदमी चल नहीं सकता तो उसे सहायता की जरूरत होती है। तो विशेषता से बोलना का सरल अर्थ है सहायता से बोलना। बोलना का मतलब उच्चारण करना, तो सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। किसकी सहायता से? तो हमने पढ़ा था स्वर में कि स्वर होते हैं स्वस्थ, स्वस्थ आदि माना इसे, स्वस्थ है या पूर्ण है। और व्यंजन को हमने माना था कि ये लंगड़ा आदमी है। लंगड़ा आदमी सहायता किसकी लेगा? जो पूर्ण होगा, जो स्वस्थ होगा उसके। स्वस्थ या पूर्ण कौन है? स्वर। तो सहायता किसकी लेगा? व्यंजन, स्वरों की। तो एक ये नाम हम अपने पास से जोड़ देंगे कि स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं।
व्यंजन होते हैं मूल रूप में आधे होते हैं, अकेले आधे व्यंजन उच्चारित नहीं होते हैं। कब होते हैं वो उच्चारित? जब वो स्वर की सहायता लेते हैं, यानी कि व्यंजन में स्वर मिलता है तब उसका उच्चारण किया जा सकता है। कैसे कि क है, व्यंजन है, मूल रूप में आधा होता है, इसमें अ मिला तो ये क पूरा बना, अ मिला क पूरा बना, अब ये उच्चारित हो जाएगा। आ मिलेगा तो ये का उच्चारित हो जाएगा, ई मिलेगी तो ये की बन करके उच्चारित हो जाएगा। शब्द से जो हमने पहले परिभाषा स्वर की पढ़ी थी कि जो स्वस्थ या पूर्ण होते हैं वो सरलता से चल लेते हैं, तो सरलता से उच्चारित होने वाले वर्ण, सरलता से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, और स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा है वो क्लियर हुई। इसके बाद हैं कितने ये व्यंजन? 33। वो हमें देखने हैं कि वो ये व्यंजन होते हैं कैसे, गे तक सारे व्यंजन आधे होते हैं, तो इनके नीचे लंगड़े होते हैं मान लो, तो इनके नीचे ये मैंने बैसाखियाँ लगा रखी है, मतलब हलत लगा रखे हैं, सब व्यंजन आधे। गिने इन्हें कितने होने चाहिए? 33। 5 ये 5 इस पंक्ति में, 10 15 20 5 25 4 29 4 33 3 36 36 हो गए। तो गलत हो गए क्या? कहाँ हुए? ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा ही तो हो रहे हैं, मिटा देते हैं, 3 को मिटा दें, 33 बचेंगे। फिर आप कहोगे यहाँ से नहीं मिटेंगे, मत मिटने दो, फिर कहाँ से मिटेंगे? कौन से शामिल नहीं होंगे? ये शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब क्या है कि दो व्यंजनों से मिलकर के ये बने हुए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो ये जो क्या उच्चारण करते हो इसका? अक्षय या छय नहीं, किन से मिलकर के बना है वो ही ध्वनि हम निकालेंगे तो इसका शुद्ध उच्चारण निकल जाएगा। क्षय किससे मिलकर बना? क और श से, मूर्धन्य श से मिलकर के। ये हलंत है तो दोनों हलंत होंगे। यदि क्ष पूरा है तो क आधा और आखिरी ये श पूरा हो जाएगा। यदि क्ष है तो ये किन से मिलकर बना है? क आधा और सा हो जाएगा। अब हमें इसका उच्चारण करना है, तो कैसे करें? क आधा पूरे का ही उच्चारण होगा। इसका करके देखें, क आधा स पूरा, क्षय क्षय। ना तो ये अक्षय है ना ये क्षय है, ये क्या है? क्षय है, होता है। ये मिलकर के बनता है क और स से। अब क इसमें आ गया, स यहाँ तक देखो ये आ गया, तो ये दोबारा से इनमें नहीं गिना जाएगा, हटा दें इसे, यहाँ से हटा दिया। अगला है तरह, ये मिलकर के बनता है तय और र से, तो तय भी आ चुका, र भी आ चुका, ये दोबारा से नहीं गिना जाएगा। इसके बाद ये शायद इसका भी उच्चारण गलत ही करते हो, मिलकर के बनता है ये जय और ये से, और इसका उच्चारण आमतौर पर किया जाता है गे करते हैं ये, जबकि इसका उच्चारण गे थोड़े ही होता है। इसका उच्चारण जय, ये दोनों को साथ में जोड़ करके पढ़ेंगे, जय ये जे, अंग्रेजी में होता है ना जे, वो उच्चारण होता है इसका, लेकिन करते हम गे हैं क्योंकि गे के रूप में इसका उच्चारण रूढ़ हो चुका है। अब इसका शुद्ध उच्चारण यदि हम करना चाहें तो माहौल नहीं है, अटपटे लगेंगे। कैसे कि जैसे ये शब्द है, अब इसका शुद्ध उच्चारण तो होता है विज्ञान, लेकिन हम क्या करते हैं? विज्ञान। ये शब्द है, शुद्ध उच्चारण होता है यज्ञ, लेकिन हम करते हैं यज्ञ, और फिर यही सीख गए, यही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अकेला ये शब्द आ जाए तो शुद्ध उच्चारण ज्ञान। अब किसी को देखो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना, ज्ञान, हम बोलना चाहते हैं ज्ञान और बोला गया ज्ञान। अब कोई ज्ञान दे रहा है अपने को और उसको हम शुद्ध हिंदी में कहें कि मत जान दे, तो वो कहेगा ज्ञान कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सही सलामत खड़ा हूँ, सुसाइड थोड़े कर रहा हूँ।
तो इसका मजबूरीवश देखो मुझे भी गे ही उच्चारण करना पड़ता है, विज्ञान ही बोलना पड़ता है, यज्ञ ही बोलना पड़ता है, ज्ञान ही बोलना पड़ता है, लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या होता है वो मैंने बता दिया है, गे नहीं होता, जे होता है। तो ये सारे के सारे आ चुके हैं, जय भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो ये नहीं गिना जाएगा। अब ये कितने हुए? 33 हुए। क से लेकर के है तक 33 व्यंजन होते हैं। मेरे हिसाब से आते ही होंगे, आने में क्या दिक्कत है इनमें? पहली दूसरी तीसरी क्लास में खूब पढ़े हैं, लेकिन 5-7% ही आते होंगे मेरे हिसाब से। आते हैं तो चेक करते हैं एक बारी इनको। वैसे मानक संयुक्ताक्षरों की एक बात पहले बता दूं, मानक संयुक्ताक्षर ये क्या थे? एक से तरह गे, ये है संयुक्ताक्षर। और हिंदी में मानक संयुक्ताक्षर की संख्या 4 होती है। एक ये सरह भी होता है, सरह मिलके बनता है स और र से। और ये जैसे अब इन संयुक्ताक्षर मतलब दो व्यंजनों से मिलकर के बनने वाला, तो दो व्यंजनों से तो मिलकर के बहुत सारे बनते हैं, इन्हीं को मानक क्यों कहा गया है? मानक संयुक्ताक्षर ये है, ये भी संयुक्ताक्षर है, दो मिलके बने हैं, लेकिन मानक नहीं है। ये भी संयुक्ताक्षर है, ये भी है, ये भी है, दो दो व्यंजन मिले हुए हैं। लेकिन मानक का यदि बात आ जाए कि हिंदी में मानक संयुक्ताक्षर कितने हैं, तो कितनी संख्या बतानी है उनकी? 4 ही बतानी है। ये मानक कैसे हैं, ये क्यों नहीं है? तो इनकी बनावट देखो, ये जो क्ष है क और स से मिलकर के बना है। कहीं पर क दिख रहा है क्या इसमें कि ये यहाँ पर क है? नहीं दिख रहा। ना स दिख रहा, ऐसा दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है ऐसी कोई आकृति इसके अंदर। तरह है, तय और रह नहीं दिख रहा। ये है जय, और ये नहीं पता चल रहा जय कहाँ है, ये कहाँ है। शरय में भी देखो, ये है, ये आधा स है, ऐसे होता है क्या? तालव्य आधा स तो ऐसे होता है। इसमें दिख रहा है कि ऊपर तो दय है आधा, इसको हटाएं तो ये क्या है? ये दिख रहा है, तो ये संयुक्ताक्षर मानक नहीं है। और आजकल तो इसको संयुक्ताक्षर भी नहीं मानते, इसको खोल के ही लिखने की का रिवाज है, वो चल पड़ा है, और इसको ही शुद्ध मान्यता मिली है। अब जैसे विद्यालय शब्द, आजकल विद्यालय अब तक भी यही चल रहा है, स्कूलें होती हैं उनके आगे बोर्डों पर यही शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ये शब्द गलत करार दे दिया गया है। अब क्यों? क्योंकि इनको कहा गया कि खोल करके लिखो। और द ऊपर होता है वो आधा द, और या और लय, ये शुद्ध रूप बताया गया है। अब इन दोनों शब्दों में से शुद्ध कौन सा होगा? ये तो ये यहाँ पर खोल दिए गए हैं, तो ये अपने आप ही कोई संयुक्ताक्षर नहीं रहा। ये संयुक्ताक्षर इनको भी खोल करके दिया गया है, लेकिन मानक में क्यों नहीं मानते? क्योंकि द भी दिख रहा है और ये वह भी दिख रहा है, वह तो ये मानक नहीं है। ये पै दिख रहा, ये रे, ये ट और ये रे थोड़ा घूम के आया है, जैसे ट को ऐसे लिखें, अब ट को मिलाओ, घूम के आया है, बाकी रे तो शक्ल तो रे की सेम ही है। मानक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिनसे मिलकर के बने हैं उनकी कोई आकृति इनमें नहीं दिखती है, तब इनको मानक संयुक्ताक्षर कहा गया है। इनको कोई मानक संयुक्ताक्षर नहीं कहा गया, ये सिर्फ संयुक्ताक्षर होते हैं। आगे बढ़े हम, जैसे आते हैं, मैंने पूछा था ना, तो अब देखिए कि इनमें कुछ विशेष बातें हैं, वो क्या हैं, और वो यदि आती है तो मैं मानता हूँ कि आपको आते हैं, और नहीं आती हैं तो आप सीख लेना, ध्यान दे देना उन पर। सबसे पहले क आ रहा है, क की लाइन क ख ग घ अड़ 15-20 साल पहले ऐसे बोली जाती थी। क ख ग घ अड़, हम बच्चों को कहते थे कि भाई क ख ग घ अड़ की लाइन सीख लो, अड़ बोला जाता था इसे। अड़ तो अलग होता है हिंदी में। अब देखो, ये अड़ होता है, बिंदी का अंतर है, इसमें सामने है, इसके नीचे लगी है, ये अड़ होता है। ये तो हिंदी का तो है नहीं, हिंदी के तो अपने कुल वर्ण 44 ही हैं, ये तो आगत वर्ण है। तो इसको क्या बोले फिर? शब्द से देखें
ये शब्द है मूल रूप में, और इसकी बिंदी बना दी गई। ये उच्चारण एक जैसा ही होगा, लेकिन इसमें हम पहचान गए कि अब ये है ये। अब इस शब्द को कैसे बोलते हैं उसका उच्चारण करके देखेंगे। स ng क र, शंकर। कई लोग इसको ये बोल देते हैं, कई अण बोल देते हैं। अण ये नहीं होता, ng। कैसे? धीरे धीरे पढ़ें। स अड़ बोलते तो इसको ये पढ़ते सड़कर पढ़ते हैं क्या? सा नहीं, ng। स ng क र, स ng क र, ng। तो ये क्या होता है? ng। क ख ग घ ng। जान गए? आने लगे होंगे जान गए तो एक छोटी सी बात पूछ लूं। फर्स्ट ही है, जैसे पहला ही है क, इसके ऊपर ये रेखा है और ये सबके ऊपर है, इसके बगैर तो ये बन ही नहीं सकते। ये इनकी छत है, जैसे हम छत के बगैर नहीं रह सकते तो वैसे ये भी छत के बगैर कैसे रह सकते हैं। शब्दों में ये कैसे होते हैं, जैसे ये कमल शब्द है, इसकी ये रेखा, इसकी ये पास पास होने के कारण मिल जाती हैं, लेकिन हैं तो सब पर ही। अब हमने कभी कभी राइटिंग भी छांटी होगी, डिजाइन लगाई होगी कि ऐसे भी हमने लिखा होगा कमल खिला है। वाक्य, कोई वाक्य नहीं है, ये बिखरे हुए हैं, ये कोई शब्द नहीं, ये कोई शब्द नहीं। कब होगा? जब ये बंधे हुए होंगे, इनके ऊपर छत होगी। तो इस छत का भी एक विशेष नाम होता है, वो नाम क्या है? तो लक्षण देखो, इसके लक्षण देखो। इस क को मान लो आदमी, और आदमी के ऊपर ये छत है, छत मान लो इस डंडे को छत। अब जैसे हम बैठे पढ़ रहे हैं तो हमारे किस शरीर के किस हिस्से की छत सबसे नजदीक होगी? सिर के, सिर। और ऊपर ये है, ये ऐसी लकीर, इसको क्या बोलते हैं? रेखा। तो रेखा लिख देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे संधि हो जाएगी, और नाम क्या लिखा जाएगा? शिरोरेखा। तो इस डंडे का भी एक नाम होता है। लक्षण देखो, इसके सिर के ऊपर ये लगी हुई है, तो क्या नाम होता है इसका? शिरोरेखा। अब तो आने लगे होंगे, सब पर लगी हुई है ये, सब पर। अब फिर एक बारी से पहले ही व्यंजन क को ही देखो, बनावट देखो। इस डंडे का तो नाम हम जान गए, इसको देखो। ये डंडा, ये आधार है, इसके सहारे ये खड़ा हुआ है, बना हुआ है क, और ये सब में होता है। इसमें है भी है, इसमें भी, सब में। इसमें भी छोटा है, ये छोटा है लेकिन है सब में, छह में ये यहाँ पर लगता है, सब में, एक में नहीं है। एक व्यंजन में ये आधार डंडा नहीं है। कौन सा है वो? रे। रे में ये आधार नहीं है, जिसके सहारे ये सारे बंधे हुए हैं, वो रे के पास नहीं है। रे की बनावट ऐसे होती है, सीधा, इससे सीधा, ऐसे तिरछा चलता, फिर ऐसे घुंडी लग जाती है, नीचे आ जाता है। तो रे को देखो क्या हालत है रे की। आधार नहीं होने के कारण रे की क्या स्थिति है कि कभी तो ये ऊपर जाता है और कभी ये नीचे आता है, ऐसे। शब्द के ये ऊपर है और ये नीचे है। क्यों? क्योंकि रे है वो बिन पैंदे के लोटे के समान है। जैसे हम बिन पैंदे के लोटे को ठहरा नहीं सकते, वैसे ये नहीं ठहर पाता, और कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे। अब ऊपर की स्थिति का भी इसका नाम है, और नहीं सॉरी लक्षण देखो, इसके ऊपर नीचे ऐसे ही लुढ़कता रहता है ये, तो इस रे का नाम निकलवाया गया लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण कौन सा है? हिंदी का रे है। क्यों है? लुढ़कता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। अब ऊपर लगा हुआ होता है उसका भी एक नाम होता है, और नीचे जो लगा हुआ होता है उसका भी एक नाम होता है। वो नाम क्या क्या होते हैं? ऊपर लगा हुआ, ऊपर क्या उड़ती है? प्लेन। प्लेन ये बसों की, जीपों की तरह धीरे धीरे उड़ती है क्या? रफ्तार से उड़ती है, रफ्तार से। तो ये ऊपर उड़ रहा है रफ्तार से, तो रे से रफ्तार, रे से रेप, ऊपर रखता है, उसको रेप बोलते हैं। नीचे जो लगा हुआ है, नीचे। अब देखो इस टै के पैर नीचे हैं, तो ये पैरों पर लगा हुआ है, पैरों को पद बोलते हैं। पद से हम आगे बढ़ा दें पदेन। नीचे जो रे लगता है उसका नाम होता है पदेन। क्वेश्चन बन सकता है
कि नीचे किसी भी व्यंजन की वर्ण के नीचे जो र आता है उसका क्या नाम होता है? रेफ होता है, पदेन होता है, लुंठित होता है, क्या होता है? पदेन। मूल बात यह है कि ये जो डंडा है ना, इसका भी एक नाम होता है, इसका भी नाम, वो क्या है? ये तो रह की तो बीच में ही कहानी आ गई थोड़ी सी। देखो ये आधार है और इसी के सहारे ये सारे के सारे खड़े हुए हैं, इसका सहारा लिए हुए। आधार बड़ा होता है तो उसको हम पाया बोलते हैं। अब ये तो डंडा तो छोटा ही तो है, तो इसको पाई बोलेंगे, पाई। और इसकी स्थिति क्या है कि खड़ा है डंडा या पड़ा है? खड़ा है, तो आगे जोड़ देंगे खड़ी, खड़ी पाई। क्या नाम है इस डंडे का? खड़ी पाई कहते हैं इस डंडे को। सब में है ये, सब में। किसको छोड़ करके? रे को छोड़ करके, यानी कि रे के पास आधार नहीं तो इधर उधर लुढ़कता रहता है। अब हम चलते हैं इनके विभाजन की ओर। विभाजन इन व्यंजनों का हमें करना है। तो जैसे हम गणित में पढ़ते हैं कि कोई भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है और 5 सेंटीमीटर ऊंची है, इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। कैसी आकृति बनेगी? ये जो आकृति बनी है क्या कहलाती है? वर्ग। इधर इनको देखो व्यंजनों को। पहली जो पंक्ति है, क की लाइन है, क की लाइन में 5 है, इसमें भी 5, ऐसे ये 5 लाइनें हैं जिनमें 5 5 है। तो इधर से भी 5 और इधर से भी 5, आमने सामने लकीर खींचेंगे, क्या बनेगा? व्यंजनों का वर्ग। इस वर्ग में क्या है? व्यंजन है, तो इसको कहते हैं व्यंजनों का वर्ग। अब देखो व्यंजनों के वर्ग में कुल कितने व्यंजन होते हैं? क से मैं तक के व्यंजन सारे के सारे व्यंजनों के वर्ग में आते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है? 25। प्रत्येक पंक्ति में 5 5, 25। इनको बोलते क्या हैं? इनके विभाजन में इनको कहेंगे क्या? तो हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है कि फेफड़ों से हवा चलती है, गले के माध्यम से, फिर मुख के माध्यम से बाहर निकलती है। तो वो हवा हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं छू करके, टकरा करके बाहर निकलती है। तो जब हम क से मैं तक का उच्चारण करते हैं तो हवा है वो हमारे गले में स्पर्श करके बाहर निकलती है। क्या करके? स्पर्श करके। तो इनको वर्ग के व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। कैसे लेकर के मैं तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्यों कहते हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन? क्योंकि हवा है वो स्पर्श करके बाहर निकलती है। फिर इसी वर्ग में ये जो 5वें हैं इनका एक अलग नाम है, क्योंकि इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हवा मुख और नाक दोनों के सहयोग से बाहर निकलती है। तो इनको बोला जाता है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिक के, नासिका के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजन नासिक के व्यंजन पंचम। प्रत्येक पंक्ति के 5वें नंबर पर आ रहे हैं तो इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं, पंचम व्यंजन। ये सारे के सारे पंचम व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ें। ये रे लेवे की लाइन आ रही है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं फेफड़ों से जितनी हवा लेकर के चलते हैं तो पूरी खर्च नहीं होती, आधी बीच में ही रुक जाती है और आधी में ही ये उच्चारित हो जाते हैं। जैसे बोल करके देखें, ये रे लेवे, जितनी हवा लेकर के चले पूरी बाहर नहीं आई, आधी अंदर रुक गई। आधी अंदर रुक गई मतलब अंतः, अंतस्थ। अंतः का मतलब बीच में और स्थ का मतलब रुकना। बीच में ही रुक गई आधी हवा, उसी में ये उच्चारित हो गए, क्या कहलाए? अंतस्थ। जैसे इसके इनके लक्षण हैं वैसे ही नाम है, रटना नहीं है, समझना है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं से है, तब
जितनी हवा हम फेफड़ों से लेकर चलते हैं उतनी में ये बोले नहीं जाती, उससे ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है हमें। अब हम किसी गाड़ी को ज़्यादा भगाएंगे तो उसका इंजन गर्म होगा, गर्म को बोलते हैं ऊष्म। गर्म को क्या बोलते हैं? ऊष्म। तो इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ज़्यादा ही तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है तो इनको संघर्षी भी बोलते हैं, मतलब हवा वो बहुत ज़्यादा घर्षण करके बाहर आती है तब इनका उच्चारण होता है। थोड़ी सी विशेष बात कि कैसे लेके मैं तक के व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं, स्पर्श करके हवा आती है बाहर। ये जो चार हैं चय की लाइन के झ तक, इनमें कुछ ज़्यादा स्पर्श करती है तो इनको बोलते हैं संघर्षी स्पर्श व्यंजन। भाई मूल रूप से तो ये स्पर्श में है, स्पर्श में तो सारे हैं कैसे मैं तक, लेकिन थोड़ा अलग भी है ये, तो इनको क्या कहा गया? संघर्षी स्पर्श व्यंजन। इनको क्या कहा गया है? सिर्फ संघर्षी। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से संघर्षी व्यंजन है, तीन तो ये आ जाए, एक ही आ जाए संघर्षी। ये निम्न में से संघर्षी स्पर्श व्यंजन है, ये ऑप्शन में आ जाए। ये निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, ये ऑप्शन में आ जाए। तो स्पर्शी हैं सारे, फिर इनमें से कोई ये आ जाए तो ये जवाब हो जाएगा। मतलब स्पर्श व्यंजन मूल रूप से 25, इनमें ये चार थोड़े विशेष हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि चय का उच्चारण है, उच्चारण है, ऑप्शन ये आ जाए, दोनों आ जाएंगे। जैसे एक तो ए का स्थान है, स्थान, एक तो ये आ जाए अंतस्थ, दूसरे ऑप्शन पर आ जाए स्पर्श, तीसरे ऑप्शन पर आ जाए संघर्षी स्पर्श, चौथे ऑप्शन में आ जाए ऊष्म। अब देखो चय को, देखो यहाँ है, दोनों में है, वर्ग में है, स्पर्श भी है, इनमें है संघर्षी स्पर्श भी है। तो जो विशेष नाम होते हैं ना, उस नाम को हम पहले प्राथमिकता देंगे, उस नाम को पहले प्राथमिकता। इस क्वेश्चन में हमें इसको छांटना है, ये न आए, इसकी जगह आ जाए सभी। अब क्या जवाब देंगे? स्पर्श, क्योंकि कॉलम में किस में आ रहा है, किस में आ रहा है? ये वर्ग में। तो अब इसको उत्तरित करेंगे स्पर्श, इसका आंसर देंगे स्पर्श। दोनों नाम आ जाए स्पर्श और संघर्ष स्पर्श, तो पहले प्राथमिकता इसको, ये नहीं है तब स्पर्श व्यंजन बताना ही है। तो व्यंजन कुल 33, कैसे है तक, कैसे मैं तक व्यंजनों का वर्ग होता है। 25 व्यंजन इसमें होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये लवे को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और श है को ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये वर्गीकरण हुआ व्यंजनों का। अब एक प्रकार से हमने 11 स्वर और 33 व्यंजन यानी कि कुल 44 वर्ण देख लिए हैं। हिंदी में 11 तो स्वर और 33 व्यंजन, कुल 44 हम देख चुके हैं, इनका वर्गीकरण कर चुके हैं। लेकिन कुछ अन्य ध्वनियाँ, अन्य वर्ण भी हिंदी में आ गए हैं, तो उनको एक बारी और देख लेते हैं। जैसे ये ध्वनि, जैसे शब्द है, अब इसका क्या तो उच्चारण होगा और कहाँ से आई, हिंदी में इसे जोड़ेंगे तो क्यों जोड़ रहे हैं? एक ये है, ये आगत हैं, आगत, एक क, ख, ग, ज है, ये नीचे लगी हुई बिंदियां हैं इनके, ये गर्हित हैं। ये अंग्रेजी से आया है। अब इसका उच्चारण, अब इसको डॉक्टर बोलें कि डॉक्टर बोलें, उच्चारण क्या है इसका? आ है, कई लोग तो डॉक्टर बोल देते हैं, कई डॉक्टर,
आ बोल देते हैं, ओ बोल देते हैं। इसका शुद्ध और सही उच्चारण क्या होता है? ना तो आ होता है, आ होता तो हमारे पास था, आ क्यों लाए हमने इसको हिंदी में? ओ भी नहीं होता, क्या होता है? दोनों के बीच का डाउटर, डाउटर, दोनों की थोड़ी थोड़ी ध्वनि आनी चाहिए, आ की, ओ की, वो इसका उच्चारण होता है। तो ये वर्ण है, ये तो हमने अंग्रेजी से लिया, ये वर्ण है, ये उर्दू अरबी से आगत वर्ण है, जिनको हमने हिंदी में लिया, ये गर्हित वर्ण है। अब एक बात, जो शब्द के ऊपर बिंदी लगती है, जैसे ये शब्द है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सामान्य सी बात है, बता सकते हैं, अनुस्वार। तो इनके जो नीचे ये जो बिंदियां लगी हुई है ना, ये बिंदियां, ये क्या होती हैं? इनका क्या नाम है? तो कई बच्चे बता देते हैं नीचे वाले अनुस्वार, ये भाई ऊपर लगा है तो ये नीचे लगे हैं, नीचे वाले अनुस्वार। नहीं, इनका भी एक विशेष नाम होता है और वो नाम है नुक्ते। जो अड़ैट है, कैक है, गै, जैप है, इनके नीचे जो बिंदियां लगती हैं उनको कहते हैं नुक्ते। नुक्ते का मतलब इनका उच्चारण है वो फेंक करके किया जाता है, और फेंक करके किया जाता है इस कारण अड़ैट है को कहा गया है उत्क्षेप्त वर्ण। इस शब्द का अर्थ होता है फेंका हुआ, अड़, ढ, ऐसे इनका उच्चारण करते हैं। इसका, ये हिंदी के हैं, ड और ढ, ये हिंदी के हैं, ये आगत हैं। अब ये तो सामान्य रूप से अपने रूप में आता है, ये भी अपने रूप में, लेकिन ये और ये आते हैं ना किसी भी शब्द में, तो हमें पहचान करनी है कि कौन सा तो हिंदी वाला है और कौन सा आगत है। तो जैसे शब्द है ढक्कन, देखो बहुत गहरी बातें हैं इनकी, छोटी छोटी हैं सभी बातों का, लेकिन हमें व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ढक्कन शब्द है, एक शब्द है ढूंढना, एक शब्द है पढ़ना। अब हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि किसके नीचे तो बिंदी लगाएं, किसके नीचे नहीं लगाएं। बिंदी तो लगती है, हमने देखे हैं बिंदी लगे हुए भी। तो हिंदी के शब्द के शुरू में जो भी ढ आता है ना, वो हमेशा हिंदी का होता है, और हिंदी वाले के नीचे बिंदी नहीं लगती है। और जो पहले को छोड़कर के, पहले नंबर को छोड़कर के बाद में बीच में या शब्द में अंत में कहीं पर भी आ जाए, वो हमेशा ये आगत वाला होता है, उसके नीचे बिंदी लगती है। जैसे ये आया है, ये पहले नंबर पर नहीं बाद में आया है, इसके नीचे बिंदी लगेगी, ये शब्द शुद्ध है। और इधर ये पहले आया है, इसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी, ये शब्द शुद्ध है। शब्द शुद्धिकरण में भी पूछा जा सकता है, एक ऑप्शन में इसके बिंदी लगा देगा। पता होना चाहिए ना कि शब्द शुद्ध कैसे होता है, कौन सा होता है। इसमें पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर दोनों ढ हैं, तो पहले तो ये हिंदी वाला है, इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, ये बाद में आया है, इसके नीचे बिंदी आएगी, ये शब्द शुद्ध है। तो सबको गिने एक बारी हम, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 44, एक ये, 2 ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए ये अंग्रेजी आगत गर्हित मिला करके 8। 44 हमारे पास पहले से हैं, तो 8 और 44 कुल कितने हुए? 52। कुल प्रचलित वर्ण कितने हैं हिंदी में? 52। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अंतर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोनों ऑप्शन साथ में आ जाएं तो प्रश्न की लैंग्वेज क्या होगी, कौन सा जवाब देना है। आते भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, आते रहते हैं, बहुत बारी आए हैं। ये पूछ लिया जाए कि हिंदी के अपने कुल वर्ण कितने हैं, अपने, तो हिंदी के अपने 44 हैं। ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल कितने वर्ण प्रचलित हैं, तो अब ये सारे जुड़ जाएंगे। कुल कितने वर्ण? 52। हिंदी के अपने वर्ण 44। तो ये एक प्रकार से हमने दोस्तों पढ़ा। स्वर परिभाषा 11 कौन कौन से होते हैं वो, व्यंजन परिभाषा 33 कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं वो। अगले जो वर्णों का वर्गीकरण है, सब वर्णों का, जैसे दंत कंठ वगैरह सुनते हो, उसको भी इस तरीके से पढ़ेंगे कि हाथों हाथ याद हो जाए, बार बार नहीं पढ़ना पड़े। बच्चे शिकायत करते हैं कि ये तो व्याकरणों में भी लिखा हुआ है लेकिन याद नहीं होते, वो याद हम करवाएंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको हिंदी समझ में आए, आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं इसका सहारा लेकर के। धन्यवाद।